नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। हम सब अपने मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमारा संविधान सिर्फ अधिकारों का ही एक दस्तावेज है, या इसमें सरकार और हम नागरिकों के लिए भी कोई दिशा निर्देश, कोई फर्ज तय किए गए हैं? बिल्कुल, और यही तो हमारे संविधान की सबसे गहरी खूबसूरती है। आज हम संविधान के दो ऐसे ही बहुत जरूरी हिस्सों की पड़ताल करेंगे। एक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी, ठीक है। और दूसरा है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये वो सिद्धांत और कर्तव्य हैं जो मिलकर भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का सपना देखते हैं। तो आज का हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये सिद्धांत और कर्तव्य हैं क्या, ये संविधान में क्यों रखे गए और हमारे अधिकारों के साथ इनका रिश्ता क्या है। एक तरह से भारतीय राज्य और उसके नागरिकों का नैतिक दिशा सूचक क्या है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये नीति निदेशक तत्व, ये डीपीएसपीज आखिर हैं क्या? सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लगता है। इसे सरल भाषा में समझें तो ये संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश हैं। अच्छा, पार्ट 4 में? हाँ, ये वो निर्देश है जो देश की सरकारों को, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की, कानून बनाते समय, नीतियां लागू करते समय एक गाइड की तरह काम करते हैं। ये बताते हैं कि एक आदर्श राज्य को क्या हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी ये सरकार के लिए एक तरह की नैतिक टू डू लिस्ट है। या कह सकते हैं एक दार्शनिक गाइड है जो रास्ता दिखाती है। पर ये विचार आया कहाँ से? क्या ये हमारे संविधान निर्माताओं का मौलिक विचार था? यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। इसकी जड़ें ब्रिटिश राज के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तक जाती हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जी, ये वो निर्देश थे जो लंदन से भारत के गवर्नर जनरल को भेजे जाते थे कि शासन कैसे चलाना है। लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस मॉडल को पूरी तरह नहीं अपनाया। उन्होंने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा ली, जहां ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मौजूद थे। अरे ये तो कहानी में एक और मोड़ है। मतलब ये विचार मौलिक रूप से आयरलैंड का भी नहीं था। हाँ, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आयरलैंड ने भी इसे स्पेन के संविधान से लिया था। स्पेन, आयरलैंड, भारत, तीनों ही देश एक उथल-पुथल भरे अतीत से निकलकर एक नई पहचान बना रहे थे। उनके लिए ये सिद्धांत सिर्फ कानूनी निर्देश नहीं थे, बल्कि एक विजन डॉक्यूमेंट थे। एक नए राष्ट्र के लिए सपना। बिल्कुल। ये बताता है कि संविधान बनाना सिर्फ कानून लिखना नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र की आकांक्षाओं को आवाज देना भी है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर ये सिद्धांत इतने जरूरी हैं, एक राष्ट्र की आकांक्षाओं को दिखाते हैं, तो फिर ये मौलिक अधिकारों की तरह अदालतों द्वारा लागू करने योग्य यानी जस्टिसेबल क्यों नहीं है? मतलब अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो हम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा सकते? इसके पीछे बहुत ही ठोस और व्यवहारिक कारण थे। सोचिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ, हमारी हालत क्या थी? बहुत खराब। गरीबी, निरक्षरता और संसाधनों की भारी कमी। ऐसे में अगर सबको काम का अधिकार या समान काम के लिए समान वेतन जैसे सिद्धांतों को तुरंत कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया जाता, तो क्या सरकार उसे पूरा कर पाती? नहीं, ये तो असंभव था। सरकार हर किसी को नौकरी कहाँ से देती? देश की आर्थिक स्थिति ही ऐसी नहीं थी। बिल्कुल, और सिर्फ आर्थिक ही नहीं, प्रशासनिक क्षमता भी नहीं थी। संविधान सभा के सलाहकार सर बी.एन. राव ने यही सलाह दी थी। उनका मानना था कि अगर इन सिद्धांतों को जस्टिसेबल बना दिया तो सरकारें अनगिनत मुकदमों के बोझ तले दब जाएंगी। मतलब हर नागरिक अदालत पहुंच जाता। हाँ, और उन अधिकारों की मांग करता जिन्हें उस वक्त पूरा करना सरकार के बस में था ही नहीं। इससे तो देश का विकास ही थम जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान निर्माताओं ने इन्हें भविष्य की सरकारों के लिए एक लक्ष्य के तौर पर रखा, एक नैतिक दबाव बनाया कि जैसे जैसे देश सक्षम होता जाए, इन सिद्धांतों को हकीकत में बदलता जाए। आपने एकदम सही पकड़ा। ये एक तरह का वादा था जो संविधान भारत के लोगों से कर रहा था, जिसे आने वाली पीढ़ियों को पूरा करना था। तो ये वादे या सपने हैं क्या? संविधान किस तरह के भारत की कल्पना करता है इन सिद्धांतों के जरिए? सुना है कि इन्हें समझने के लिए 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। जी, हालांकि संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, पर अध्ययन की सुविधा के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में देखते हैं। पहली श्रेणी है समाजवादी सिद्धांत,
सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। समाजवादी सिद्धांत, इनका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ताकि देश के संसाधनों का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित ना रहे, सब तक पहुंचे। तो ये समाजवादी सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? क्या सरकार का फर्ज है कि वो सबके लिए रोजगार पैदा करें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सिद्धांत कहता है आजीविका के पर्याप्त साधन। इसका मतलब सीधे तौर पर सरकारी नौकरी देना नहीं है, बल्कि ऐसी नीतियां बनाना है जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों। अच्छा, जैसे मनरेगा, MGNREG कानून? बिल्कुल, वो इसी DPSP की आत्मा से प्रेरित है। इसी तरह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत, या गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना, ये सब इसी समाजवादी सोच का हिस्सा है। समझ गया। अब दूसरी श्रेणी यानी गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में बताएं। इनके नाम से ही लगता है कि ये गांधी जी के विचारों से प्रेरित हैं। हाँ, गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और असली स्वराज तभी आएगा जब गांव आत्मनिर्भर होंगे। इसलिए इन सिद्धांतों में ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें शक्तियां देना सबसे प्रमुख है। और इसी को लागू करने के लिए बाद में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे पंचायती राज व्यवस्था आई। जी बिल्कुल, इसी सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए। इसके अलावा कुटीर उद्योगों मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, नशीले पेय और ड्रग्स के सेवन पर रोक लगाना और गाय व अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना भी गांधीवादी सिद्धांतों का हिस्सा है। ये सिद्धांत तो आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा बहस वाले विषयों में से हैं। ये बात तो है। संविधान सभा में इन पर घंटों बहस हुई थी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, ये हमारे समाज की गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक रगों को छूते हैं। ये बात तो है। और तीसरी श्रेणी है उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। जी, ये आधुनिक विचारों पर आधारित हैं। जी, इसमें कुछ बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं, जैसे अनुच्छेद 44, जो राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का निर्देश देता है। UCC, जो आज भी बहुत चर्चा में है। हाँ, इसी तरह 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना भी इन्हीं उदारवादी सिद्धांतों का हिस्सा है। लेकिन क्या इन गांधीवादी सिद्धांतों और उदार बौद्धिक सिद्धांतों में कभी-कभी टकराव नहीं होता? जैसे एक तरफ हम गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं, जो एक भावनात्मक और सांस्कृतिक मुद्दा है, और दूसरी तरफ हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे पूरी तरह से तर्क पर आधारित कानून की। बिल्कुल, और यही भारतीय संविधान की खूबसूरती और जटिलता है। ये अलग-अलग विचारधाराओं का संगम है। संविधान निर्माताओं ने ये नहीं कहा कि एक दूसरे से बेहतर है, बल्कि उन्होंने भविष्य की सरकारों और संसद पर यह जिम्मेदारी छोड़ी कि वो समय और समाज की जरूरतों के हिसाब से इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं। ये संतुलन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमें सबसे बड़े टकराव की ओर ले जाता है। जब एक नागरिक के मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व आमने सामने आ जाएं, तब क्या होता है? कौन किस पर भारी पड़ता है? ये भारतीय संवैधानिक कानून का सबसे दिलचस्प और उलझावा अध्याय रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि ये इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के सामूहिक हित के बीच सही संतुलन क्या है। तो ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत 1951 के चंपकम दोरायराजन केस से हुई। अच्छा, सबसे पहला केस? हाँ, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स निदेशक तत्वों यानी DPSPs से ऊपर है। अगर दोनों में टकराव होगा तो मौलिक अधिकारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब इस शुरुआती दौर में पलड़ा पूरी तरह से व्यक्तिगत अधिकारों की तरफ झुका हुआ था। हाँ, फिर 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने और भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार अलंघनीय और पवित्र हैं, सैक्रोसैंक्ट हैं, और संसद उन्हें किसी भी हाल में छीन या कम नहीं कर सकती, भले ही किसी DPSP को लागू ही क्यों ना करना हो। तो इस गतिरोध का हल कैसे निकला? क्योंकि एक तरफ संसद थी जो सामाजिक बदलाव के लिए कानून बनाना चाहती थी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट था जो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा था। इसका ऐतिहासिक हल 1973 के केशवानंद भारती केस से निकला,
ये भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जी, यही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया। कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला, कहा कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी ढांचे को नहीं बदल सकती। और फिर 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने संतुलन को और स्पष्ट कर दिया, है ना? बिल्कुल। मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। ये एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। वाह! भारतीय संविधान की पूरी इमारत ही इन दोनों के बीच के संतुलन पर टिकी है। आप सामाजिक न्याय के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते और न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर समाज के कल्याण की अनदेखी कर सकते हैं। यानी अब ना तो कोई एक दूसरे से पूरी तरह ऊपर है और नहीं नीचे, दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत खूब। तो हमने राज्य के कर्तव्यों की बात की, नागरिकों के अधिकारों से उनके रिश्ते को समझा। अब समीकरण के तीसरे हिस्से पर आते हैं, यानी हम नागरिक, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य होंगे। निश्चित रूप से। और यहीं पर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की भूमिका आती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया? क्या इसकी कोई खास वजह थी? इसकी कहानी देश में लगे आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर से जुड़ी है। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था और इसकी प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से ली गई थी। और इसका मकसद क्या था? क्या ये एक प्रतिक्रिया थी कि लोग सिर्फ अधिकारों की मांग कर रहे थे? हाँ, मकसद यही था कि नागरिकों को ये याद दिलाया जाए कि अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। ये महसूस किया गया कि एक जीवंत लोकतंत्र में नागरिक सिर्फ अधिकारों की मांग ही नहीं कर सकते, उन्हें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। इन्हें संविधान में एक नए भाग पार्ट IV-A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। तो ये कर्तव्य हैं क्या? कुछ जरूरी उदाहरण देंगे? इनमें कुछ बुनियादी बातें हैं, जैसे संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना। ठीक है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण से ज्यादा जुड़े हैं। बिल्कुल, जैसे सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। और एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर। ये तो आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है जी। लेकिन निदेशक तत्वों की तरह ये कर्तव्य भी नॉन जस्टिशिएबल हैं, है ना? हाँ, इन्हें लागू करवाने के लिए आप किसी को अदालत नहीं ले जा सकते और इसी वजह से इनकी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि कुछ कर्तव्य बहुत अस्पष्ट हैं, जैसे महान आदर्शों का पालन करना या उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना। इनका ठोस मतलब निकालना मुश्किल है। और क्या इस सूची में कुछ कमी भी महसूस होती है? हाँ, एक बड़ी आलोचना ये है कि ये सूची अधूरी है। इसमें मतदान करने या समय पर टैक्स चुकाने जैसे महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया है, जो किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं। एक तिपाई एक ट्राइपॉड की तरह है। इसके 3 पैर हैं: नागरिकों के अधिकार, राज्य के कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य। एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इन तीनों के बीच गहरा संतुलन होना बेहद जरूरी है। और ये जानना भी आकर्षक है कि जिन कर्तव्यों की हम बात कर रहे थे, जैसे वोट देना और टैक्स चुकाना, इन्हें शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। बाद में वर्मा समिति ने भी इस पर जोर दिया, लेकिन इन सिफारिशों को कभी भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया। और यहीं हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर मतदान करना और टैक्स चुकाना जैसे नागरिक कर्तव्य कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिए जाएं, तो एक लोकतंत्र के रूप में हमारे लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या इससे नागरिक और ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे या फिर ये उनके व्यक्तिगत चयन के अधिकार का हनन होगा? क्या नागरिकता केवल अधिकारों के बारे में है या जिम्मेदारियों के बारे में भी?